हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 10 लेके आए हैं और इससे पहले हमने 9 क्लासें कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ आप सबने उन क्लासों को ज़रूर देखा होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है, यदि शब्द ट्रांसपेरेंट के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ आपको एक स्पेलिंग दी हुई है ट्रांसपेरेंट की, TRANSPERENT, ट्रांसपेरेंट। अच्छा, इनको लिखना है उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। ये क्रम होता है सीधा, ABCDEF, ये जो क्रम है वर्णमाला का ये सीधा क्रम है। उल्टा मतलब यहाँ से आप उल्टा लिखना स्टार्ट करोगे, ABCDEF इस तरीके से चलते जाओगे, ये क्रम हो गया उल्टा क्रम। और ये जो क्रम है सीधा क्रम, ठीक है, सीधा क्रम। अब आपको इन अक्षरों को उल्टे क्रम में सजाना है। यहाँ पे सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? ए, यानी सबसे पहले एक नंबर पे क्या आता है? ए। ए के बाद में क्या आता है? ई। और दोबारा ई आपको दो बार दे रखा है, यानी AEE। और उसके बाद में क्या आता है? ई के बाद में एन और एन, दो बार एन हमें दिया गया है, ई और ई के बाद में डबल एन। एन के बाद में क्या आता है? इससे अच्छा है सिंपल तरीका एक और है, आप इनकी नंबरिंग कर लो। जैसे टी का नंबर 20, आर 18, 1 14 19 16 और 5 18 5 14 और 20। अब नंबरिंग से देखो, पहले एक आता है, यहाँ आपने ए लिख दिया, फिर 5 आता है, आपने ई लिख दिया, उसके बाद में 14 पे एन आता है, आपने वो लिख दिया। मैंने इन नंबरों को साथ साथ में काट दिया क्योंकि मैं इनका यूज कर चुका हूँ। अच्छा, 14 के बाद में क्या आता है? यहाँ कौन सा नंबर दे रखा है? यहाँ आपको 16 दे रखा है, 16 मतलब पी। और उसके बाद में 16 के बाद में क्या आता है? 18। 18 से पहले तो कोई नंबर नहीं है, जैसे 17 नंबर नहीं दिया हुआ। मैंने आर लिख दिया कितनी बार? दो बार। और 18 के बाद में 19, 19 पे आता है एन, 19 के सॉरी एस, और 19 के बाद में आता है आपका 20। 20 पे क्या है? टी, जो कि कितनी बार आया है? दो बार। ये लो, मैंने इसको अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिख दिया। आपसे पूछा है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब जैसे टी यहाँ पहले भी इसी स्थान पर था और अभी भी टी इसी सेम स्थान पर है, यानी इसने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया। और कोई देखो NSP, एक आपको पी दिखाई दे रहा है जो कि पहले भी सेम स्थान पर था और अभी भी सेम स्थान पर है। ऐसे ही आप देखोगे तो एक ई है जो कि अपने सेम स्थान पर ही है। तो कितने का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ? 1 2 और 3, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी तर्क के आधार पर CLICHE को ये लिखा जाता है, यानी CLICHE इसको क्या लिखा गया? IHJAMF लिखा गया। अब इससे ये कैसे बनाए गए हैं पहले तो वो हम समझते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ आगे और दे रखा है, काइंडली को ये लिखा जाता है, आप लिख लो यहाँ काइंडली, KINDLY। और इसको लिखा गया है QEOVQZ। और लास्ट में आपसे पूछा गया फंबल को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी FUMBLE को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे सिंपल काम है, आप इनकी क्या कर लो नंबरिंग। जैसे सी का नंबर 3 12 9 3 8 और 5, यहाँ भी इनको नंबरिंग दो, I 9 8, J 10, A 1 और M 13, F 6 17 5 और O का नंबर क्या होता है? 15, B 2 17 और Z का नंबर 26, Y का नंबर 25 12 4, N 14, I 9, K 11। अब यहाँ देखो 5 में 1 प्लस करने पर क्या बनता है? 6। क्या यहाँ भी +1 कर रहे हैं? हाँ जी, 25 में जब 1 जोड़ा तो 26। वैसे ही ई का नंबर 5, 5 में जब आप 1 प्लस करोगे तो 6, और 6 पे क्या आता है? F। फिर 8 में जब 5 जोड़ते हो तो कितना आता है? 13। क्या 12 में 5 जोड़ने पर 17 बन रहा है? बिल्कुल, यानी यहाँ कितना प्लस किया है? 5। आप भी यहाँ 5 प्लस कर लो। L का नंबर होता है 12, और 12 और 5 17, यानी कि यहाँ दे रखा है Q, आप भी यहाँ क्या लिखोगे? Q।
उसके बाद में 4 से 2 पे जा रहे हो, यानी कि कितना कम किया, -2। क्या यहाँ भी सेम काम किया है, 3 में से 1 पर गए तो यानी कि कितने कम किए, -2। फिर आप 2 में से 2 कम करोगे, क्या आएगा, लास्ट लेटर जो कि Z होता है। 9 से 10 पर गए यानी +1 किया, यहाँ 14 से 15 पर गए तो +1, और m का नंबर 13 में +1 करोगे तो 14, और 14 पे क्या आता है, n। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, NZQF, NZQE, NZWG, NZQE, NZQF, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। 9 में से जब आप 4 माइनस करते हो तो 5 आता है। क्या 12 में से 4 माइनस करने पर 8 आता है, बिल्कुल। यानी यू का नंबर 21 में से जब आप 4 घटाओगे 17, और 17 पे क्या आता है, क्यू। और यहाँ क्या किया, 3 में प्लस किया 6 और 9 बना दिया, 11 में प्लस किया 6, तो यहाँ कितना बन गया, 17। आप f का नंबर 6, उसमें जब 6 जोड़ोगे तो 12, और 12 पे क्या आता है, l, यानी ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। यहाँ जो है क्या कर रहा है, सीरीज में थोड़ा लॉजिक अजीब सा है, जैसे +6 -4 +1 -2 और 8 और 5 13, यानी +5 फिर +1, लेकिन ये दोनों में लॉजिक सेम लगा है, दोनों में ही लॉजिक क्या किया गया है, सेम। तो यहाँ पर भी आपने ये लॉजिक लगाया है, समझ गए ये वाली बात सारे जने। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपको नंबर सीरीज दी गई है, आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, वो हमें बताना है। तो आपके सामने जो सीरीज है वो है 37, 55, 75, 97 और 121 और क्वेश्चन मार्क। चलिए, ये नंबर आपको आसपास के ही दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप सीरीज में क्या करोगे, गैप चेक करोगे। यहाँ जब आप गैप चेक करते हो 97 और 3 क्या होता है, 100 और 21, यानी कितने हुए, 24। उसके बाद में यहाँ देखो 75 से जब आप 97 पर जाते हो, यानी 7 में से मैंने 5 माइनस किए 2, और 9 में से 7 माइनस किए तब भी कितने आए, 2, 22। 55 में कितने प्लस करूं 75 तक जाने के लिए, माइनस कर लेते हैं अपन 75 में से 55, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 20, और 37 + 13 होता है 50, और 13 + 5 कितना होता है, 18। क्या आपको लॉजिक समझ में आया, 18 + 2 20, 20 + 2 22, और 22 + 2 24, और 24 + 2 26, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो आएगा 26। 121 में जब आप 26 जोड़ोगे तो 147, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कथन निष्कर्ष का यानी सिलोजिज्म टॉपिक का आपके सामने दिया गया है। यहाँ आपको एक ही काम करना है, कथन को पढ़ के आपको केवल डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे कह रहा है आपसे सभी लाइट बैग है, सभी लाइट जो है वो क्या है, बैग, यानी सारी की सारी जो लाइट है वो किसके अंदर आएगी, बैग के अंदर आएगी। फिर अगले लाइन में कहा गया है कुछ बैग खरगोश है, यानी जितने भी बैग है उनमें से कुछ बैग क्या है, खरगोश। मैंने यहाँ कुछ बैग का पार्ट ले लिया और ये क्या किया, खरगोश बना दिया यहाँ पे साथ में। फिर कह रहा है कोई भी खरगोश कुत्ता नहीं है। अच्छा, खरगोश का रिलेशन किसके साथ नहीं है, कुत्ते के साथ। मैंने कुत्ता साइड में बनाया और इनके बीच में क्रॉस का निशान लगा दिया। अब आपने कथन को पढ़ के क्या किया, डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष को जब आप पढ़ोगे तो आप इस डायग्राम के आधार पर इनका आंसर करोगे। यहाँ कह रहा है कोई भी लाइट कुत्ता नहीं है। अच्छा, लाइट यहाँ इस साइड में है और कुत्ते का रिलेशन बना किया है किसके साथ में, खरगोश के साथ। लेकिन क्या लाइट के साथ में उसका रिलेशन बना किया है, नहीं। यानी कुत्ता, एक संभावना है कि कुत्ता जो है वो ऐसे आ सकता है, यहाँ पर एक डायग्राम बना सकता है। यहाँ कह रहा है कोई भी लाइट कुत्ता नहीं है। अगर मैं इसको डायग्राम को यूं बनाऊं तो क्या कुछ कुत्ते लाइट हो रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है जी कोई भी लाइट कुत्ता नहीं है, तो यानी इसकी बात क्या हो गई, गलत। फिर कहता है कुछ खरगोश लाइट है। निष्कर्ष नंबर 2 में कहा गया है कुछ खरगोश लाइट है। क्या देख के बताओ डायग्राम, कुछ खरगोश लाइट दिखाई दे रहे हैं, नहीं। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत ना। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों गलत है ना। तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कोडिंग डिकोडिंग से।
और इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग आजकल एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। यहाँ आपसे कहा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में राम इज बॉय, राम इज बॉय, इसको क्या लिखा गया है, यानी इसको क्या कोड दिया गया है, इसको कोड दिया गया है PRNT और GS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और देव कैन इज यानी DEV, देव कैन इज, इसको क्या कोड दिया गया है, इसे दिया गया LIED और PR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में इज को किस प्रकार लिखा जाएगा, इज, ये वाला। अच्छा, आप जब पहला और दूसरा चेक करोगे, क्या आपको कोई वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है? राम इज बॉय, देव कैन इज, कुछ कॉमन दिखाई दिया? इज कॉमन दिखाई दिया। यहाँ पे भी इज दिया हुआ है और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, इज। जब इनके अंदर एक वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो कोड दिए गए हैं उनमें एक कोड भी कॉमन होगा। और कोड कॉमन कौन सा है? PR। और यहाँ भी क्या दे रखा है? PR, यानी कि इज का जो कोड है वो क्या हो गया? PR। और हमसे पूछा भी क्या है? इज का कोड बताओ। तो इज का कोड क्या होगा? PR, जो कि ऑप्शन नंबर D में हमें दिया गया। अगर हमसे देव कैन का कोड पूछे तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, या फिर या आंसर होगा LI/ED, यानी कि या तो LI या ED, ये आंसर होगा। लेकिन इज का कोड हम निकाल सकते थे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए 30 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं, आप फटाफट इसका आंसर निकालो, एक बार अपने आप ट्राई करके देखो। हाँ जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। इसने कहा है यदि प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी इस समीकरण में जहाँ पर प्लस और गुणा दिए गए हैं उनके निशान को आपस में बदल दो। जैसे इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, 20, 4, 3, 3 और 2। यहाँ पे निशान था डिवाइड का यानी भाग का, फिर निशान था प्लस का, लेकिन उसने कहा है कि प्लस और गुणा के निशान को परस्पर बदल दिया जाए। तो मैं इस बार क्या करूँगा, जहाँ पे मेरे को गुणा का निशान दिया गया था और जहाँ पे मेरे को प्लस का निशान दिया गया था, उन दोनों को मैं आपस में चेंज कर दूंगा, यानी गुणा को मैं इस साइड लिखूंगा और प्लस को इस साइड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई का निशान और यहाँ प्लस, और फिर माइनस तो एज इट इज़ अपने सेम स्थान पर रहेगा। अब करो इसको सॉल्व। 20/4 गुणा 3 प्लस 3 माइनस 2। यहाँ हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिया गया। फिर ऑफ यानी कि का, वो भी हमें नहीं दिया गया। फिर सॉल्व होता है डिवाइड, जो कि हमें दे रखा है। तो 20 में 4 का भाग लगाओगे, कितना आया? 5। अब क्या करोगे डिवाइड के बाद? मल्टीप्लाई। 5 को किससे मल्टीप्लाई? 3 से। 5 दिए 15 प्लस 3 माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मल्टीप्लाई आपने कर लिया, अब कर दो ऐड, यानी 15 और 3 18, 18 में से 2 माइनस, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन। जब आपने 18 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 16, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। और वो हमें दिया गया ऑप्शन नंबर C में। समझ में आ गया ना सबके ये? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में XYTJ को 29 लिखा गया है। यहाँ कह रहा है XYT और J, इसको क्या लिखा गया है? 29। तथा XVMG इसको क्या लिखा गया है? 42। और आपसे पूछा गया WRPS को क्या लिखा जाएगा? WRPS का कोड आपको बताना है। अच्छा, सबसे पहला काम तो करेंगे इनकी नंबरिंग दो। x का नंबर क्या होता है? 24, y 25, t का नंबर 20 और j का नंबर 10। x का नंबर 24, v 3, m 13 और g 7। क्या इन सबको जोड़ने से 29 बन रहा है? 20 और 30, ये तो 29 से ज़्यादा हो गए। और क्या काम कर सकता है? या तो इन सबको जोड़ के 4 अल्फ़ाबेट यानी 4 से भाग दे, लेकिन जब मैं 4 और 5 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 9। लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 9 है, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ भी 9 दे रखा है। बाकी को जोड़ लो, 2 2 4 2 6 और 1 7, 79। वहाँ लिखा हुआ है 29। इनको भी जोड़ के देखो, 4 3 7,
7 और 3 10, 10 और 7 17, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है, 2 3 और 1 4, 47 यहाँ दिया हुआ है लेकिन यहाँ दिया हुआ है 42। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा, x का उल्टा क्या होता है, x का उल्टा होता है c, और y का उल्टा क्या होता है, y का उल्टा होता है b, t का उल्टा g, j का उल्टा, j का उल्टा होता है, हाँ जी, j का उल्टा क्या होता है, j का उल्टा होता है, j का उल्टा होता है, जे का नंबर 10 17 पे क्या आता है फिर क्यू, यानी जयपुर क्वीन, जे क्यू। सी का नंबर 3, बी का नंबर 2, जी का नंबर 7 और क्यू का नंबर 17। क्या इनको आपस में जोड़ने पर 29 बन रहा है, 7 और 3 10, 10 और 17 27, 23 और 2 29, हाँ जी, इन सब को आपस में जोड़ने पर क्या आ रहा है 29। यानी ये जितने भी आपको अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जितने भी वर्ण दिए गए हैं, आप इनका उल्टा क्रम करके, और सॉरी, इनके उल्टे अक्षर को लिख के और उसका जो नंबर आएगा उसको आपस में जोड़ोगे। जैसे x का उल्टा क्या होता है c, v का उल्टा क्या होता है e, m का उल्टा क्या होता है n, और g का उल्टा होता है t। अब इन सब की नंबरिंग कर लो, c का नंबर 3, e का नंबर 5, n का नंबर 14 और t का नंबर 20। अब इन सब को जब आप जोड़ोगे तो आपको 42 मिलेगा। 20 और 14 कितने हो गए 34, 34 और 3 37, 37 और 5 42। यहाँ भी सेम काम करोगे, W का उल्टा क्या होता है D, R का उल्टा I और P का उल्टा K, S का उल्टा क्या होता है H। इन सब की नंबरिंग करो, D का नंबर 4, I का नंबर 9, K का नंबर 11 और H का नंबर 8। 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 32, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ आपको दिया हुआ है 573, 570, 564, 555, 543 और क्वेश्चन मार्क। ये नंबर सारे आसपास के नंबर है, बिल्कुल नज़दीक के। जैसे आप 555 में कितने प्लस करोगे कि 564 बन जाए, तो 5 और 4 9 प्लस करोगे। यहाँ 43 में कितने प्लस कर रहे हो 55 बनाने के लिए, 7 और 5 12 प्लस कर रहे हो। यहाँ देखो 6 प्लस कर रहे हो, और इधर कितने प्लस किए 3। अगर मैं उल्टा चलूँ तो -3, -6, -9, -12 और -15, क्योंकि 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 5 15। जब आप 543 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 गए 8, 3 में से 1 गया 2 और 5 का 5, यानी 528, जो कि मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डाइस का, यानी पासे का। यहाँ आपको कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों को, यानी CHOFJM अलग अलग विभिन्न फलकों पे अलग अलग ये जो हैं अक्षर लिखे गए हैं। दी गई आकृतियों में एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, यानी एक पासा मेरे पास था, मैंने उसको पहली बार फेंका तो मेरा ये डायग्राम बना, और जब मैंने उसको दूसरी बार फेंका तो मेरा ये डायग्राम बना। आपसे पूछा है फलक सी के विपरीत क्या होगा। पासे में आपको सबसे पहले और सबसे सिंपल काम करना है, इन दोनों पासों में कोई एक वर्ड कॉमन है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉमन क्या है F, और इसमें भी क्या है F। मैंने पहले पासे का जो F है यहाँ ऊपर की साइड लिखा, और उसके नीचे ठीक दूसरे स्थान पर वो मैंने लिखा दूसरे वाले पासे का F। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेकंड नंबर वाले पासे का F। अब F से आप घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज आप चलोगे, F से M और M के बाद H, यानी F से M और M के बाद में H। सेम काम यहाँ करोगे, F से O, O के बाद J। यहाँ मैं लिख देता हूँ O और उसके ठीक बाद क्या आएगा J। अब आपसे विपरीत पूछेगा तो यहाँ H का विपरीत क्या होगा J, M का विपरीत क्या होगा O, और F का विपरीत क्या होगा वो हमें पता करना है। यहाँ टोटल हमारे पास कितने वर्ण दे रखे हैं 6। कौन कौन से, CHOFJM। यहाँ क्या है H हमारे पास है, J है, M O और F दे रखा है, लेकिन C गायब है।
क्या गायब है? सी, जो कि यहाँ दे रखा है। आपसे पूछा सी के विपरीत, तो इस एफ का विपरीत भी क्या होगा? सी, और इस एफ का विपरीत भी क्या होगा? सी। यानी सी का विपरीत क्या होगा फिर? एफ, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 समान है। यानी इन चारों में से 3 समान है और एक क्या होगा? अलग। और कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? अब यहाँ आपको देखना है कौन से 3 है जो कि सेम है। यहाँ लिखा हुआ है DHN, IMS और VXQ, और लास्ट में है JN और T। सबसे सिंपल काम होता है, आप इनकी नंबरिंग कर लो। और मैं बार बार क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग का मतलब है A से लेके Z तक वर्णमाला के क्रम आपको याद होने चाहिए कि A आता है 1 नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे, P आता है 16 पे, Q आता है 17 पे। इस तरीके से आपको नंबर याद होने चाहिए। उससे क्या होगा? टाइम बचेगा आपका और क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर पाओगे। हाँ जी, D का नंबर 4, H 8, N 12, I 9, 13, 19, V 22, X 24, Q 17, J 10, N 14 और T 20। अब इनके बीच का गैप चेक करते हैं। 4 से 8 पर जाते हो तो कितने प्लस कर रहे हो? 4। 8 से 12 पर जाते हो तब कितने प्लस किए? 6। 9 से आप 13 पर गए, कितने प्लस कर रहे हो? 4। और 13 से 19 पर जब हम जाएंगे तो कितने प्लस करेंगे? 6। अभी तक तो दोनों में लॉजिक सेम चल रहा है। यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, यहाँ भी +6 और यहाँ भी +6। हाँ जी, इसमें देखो 22 में जब आप 2 प्लस करते हो तो कितना आता है? 24। और 24 में से जब आप 3 और 4 7 माइनस करते हो तो क्या आता है? 17। अब यहाँ लॉजिक चेंज हो गया। अगले में देखो 10 + 4 कितना होता है? 14। और 14 + 6 कितना होता है? 20। यानी पहला, दूसरा और चौथे में इन सब में लॉजिक क्या लग रहा है? सेम। लेकिन अलग लॉजिक कहाँ है? VXQ वाले में, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो क्या है? अलग। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया सिटिंग अरेंजमेंट का। पढ़ो एक बार सारे जने इस क्वेश्चन को आराम से, उसके बाद फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? चलो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 7 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। PQRDEF और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हों। जैसे कि PQRDEFG सेम ऑर्डर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पहली लाइन में क्या कह रहा है? ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। अच्छा, मैंने ये पंक्ति एक आपके सामने बनाई है। इस पंक्ति में जो दायां छोर होता है वो ये वाला होता है, और जो बायां छोर होता है जिसको हम लेफ्ट बोलते हैं वो ये साइड होती है, और जो राइट साइड होती है वो ये वाली साइड होगी। और ये हमेशा लेफ्ट और राइट सेम रहता है। जब तक क्वेश्चन में इनको चेंज करने को ना बोला जाए तब तक आप इस पंक्ति को ऐसे ही ड्रॉ करोगे। हाँ जी, अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ आपसे कहा गया है 7 व्यक्ति हैं और उन 7 व्यक्तियों में ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। अब मैं 7 बंदे बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। मेरे से कहा गया है ई के दाईं ओर यानी इस साइड में कोई भी नहीं बैठा। फिर कहा है ई और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ई और 3 का गैप देके क्या आएगा? एफ। यानी 1 2 3 इनका गैप देके कौन बैठेगा? एफ बैठेगा। फिर आपसे कहा गया है एफ और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर एफ यहाँ बैठा है तो क्या 2 का गैप देके यहाँ जी के लिए कोई स्थान आपके पास में खाली है? नहीं। तो एफ ये बैठा, 2 का गैप देके आप किसको बिठाओगे यहाँ पर? जी को। फिर अगले लाइन में कहता है डी आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अच्छा, आर के बाएं यानी आर का बायां किस साइड होगा? इधर, क्योंकि आर का फेस कहाँ है? उत्तर की ओर। यानी आर के बाएं पहला, बाएं दूसरा और बाएं तीसरा कौन आएगा? डी आएगा। अब
डी और आर के बीच में दो व्यक्ति बैठेंगे। अगर मान लो जी डी यहाँ बैठता है तो दो का गैप देके आर यहाँ आ सकता है। अगर डी यहाँ बैठता है तब भी दो का गैप देके आर यहाँ आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है मेरे पास में? दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या है उसमें, क्या कह रहा है? ये कह रहा है पी आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर ये बैठा और आर के ठीक दाईं कौन बैठा है? पी। यानी आर और पी जहां भी आएंगे साथ में आएंगे, लेकिन आर और पी को इस साइड ही आप बिठा पाओगे, क्योंकि इस साइड में इधर कौन आएगा? डी आएगा, या तो यहाँ पर या यहाँ। अच्छा, अगर मैं आर को यहाँ बिठाऊं तो क्या इधर पी के लिए जगह बचती है मेरे पास? नहीं। तो फिर मैं आर को यहाँ बिठाता हूँ और यहाँ कौन आएगा? पी। और कहा गया था कि आर के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी बैठा है। तो आर के बाएं पहला, बाएं दूसरा और बाएं तीसरा कौन आ गया? डी। अब एक कोई व्यक्ति रह गया, कौन सा रह गया? वो देखो पी क्यू आर डी। अच्छा, क्यू रह गया, तो यहाँ पे मैंने किसको बिठा दिया? क्यू को। और आपसे पूछा है क्यू और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से। यहाँ कह रहा है जी ए बी की बहन है। अच्छा, एक होता है पुरुष और एक होती है महिला। पुरुष के लिए आप यूज करोगे बॉक्स का और महिला के लिए आप यूज करोगे गोल सर्किल का। अब कई बार कुछ प्लस का भी यूज करते हैं और कोई माइनस का भी, लेकिन आप बॉक्स का यूज करना चाहो तो बॉक्स का करो, प्लस का करना चाहो तो प्लस का। लेकिन मेरा मानना है आप बॉक्स का यूज करो पुरुष के लिए, और महिला के लिए किसका यूज करोगे? गोल सर्किल का। यहाँ आपसे कह रहा है ए बी की बहन है। अच्छा, ए जो है वो किसकी बहन है? बी की, यानी ये कौन है? एक महिला। फिर कहता है जी बी क्यू का पिता है। ये जो बी है वो पिता है किसका? वो है क्यू का पिता। अगले लाइन में कहता है आर क्यू की पत्नी है। अच्छा, क्यू की पत्नी कौन है? आर। यानी आर एक महिला है तो क्यू एक फिर पुरुष होगा। फिर कहता है जी टी आर की पुत्री है। अच्छा, आर की पुत्री का नाम क्या है? टी। अच्छा, वो आर की भी पुत्री और क्यू की भी पुत्री है। आपसे पूछा गया है ए का टी से क्या संबंध है। ए का संबंध हमें टी के साथ बताना है, यानी टी के क्या लगता है? ए। पिता के पिता की माता। अच्छा, टी के पिता की माता है ए? नहीं, ये क्या हो गया? गलत। पिता की माता की बहन, यानी टी के पिता की माता की बहन है क्या ए? नहीं, ये तो ये गलत बात है, क्योंकि क्यू का तो ये कौन है? पिता। तो ये भी क्या हो गया? गलत। पिता की माता, यानी कि ए जो है वो टी के पिता की माता है क्या? टी के पिता की माता है क्या ए? नहीं, ये इसकी बुआ है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अगला ऑप्शन पिता के पिता की बहन, यानी टी के पिता की बहन, ये ऑप्शन क्या होगा? राइट। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया वेन आरेख का। ये कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ अलग अलग आपको डायग्राम दे रखे हैं और इनमें से जो हम बेस्ट डायग्राम होगा वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। जो बेस्ट डायग्राम होगा वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बेस्ट डायग्राम इन द सेंस जो इनके हिसाब से बेस्ट डायग्राम बनेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ कह रहा है अंगूर। मैंने मान लिया जी ये क्या है? अंगूर, यानी सारे के सारे क्या है? अंगूर है। यहाँ कह रहा है हरा, ये क्या है? हरा। अब ये हरा कलर भी हो सकता है, हरा रंग भी है, कुछ भी है, ये हरा है जी। सारा का सारा जो भी है वो हरा यही वाला है। और ये क्या है? टिकट। यहाँ मैंने बनाया टिकट को। अब एक बात बताओ, क्या अंगूर हरे होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। क्या सारे अंगूर हरे होते हैं? नहीं, कुछ अंगूर काले भी होते हैं, कुछ अंगूर हरे भी होते हैं, अलग अलग तरह के अंगूर आते हैं। तो सारे अंगूर तो हरे नहीं होंगे, कुछ अंगूर जो है वो क्या होते हैं? हरे होते हैं। अब बात करते हैं टिकट। टिकट तो अलग चीज रहेगी। टिकट का हरे और अंगूर के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये डायग्राम कैसे होगा? अंगूर का कुछ पार्ट हरे के साथ टच हो रहा है, क्या यहाँ हो रहा है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत और ऑप्शन नंबर सी भी गलत। हाँ जी, यहाँ देखो, यहाँ तीनों को आपस में टच करा दिया, लेकिन जो टिकट है उसका रिलेशन इन दोनों के साथ में नहीं है, तो ये वाला डायग्राम क्या हो गया? गलत। ये मैंने मान लिया अंगूर और ये क्या मान लिया? हरा, और ये होगी टिकट।
तो ये डायग्राम हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सेट डायग्राम है, एकदम बढ़िया डायग्राम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अच्छा ये अगला क्वेश्चन जो है आप घर से करके लेके आओगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दोगे। और आप में से कमेंट बॉक्स में कोई आंसर दे नहीं रहा अभी तक, दिया करो भाई, आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसीलिए मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वाला, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। एक बार खुद से ट्राई इस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पासे का। ये कह रहा है नीचे एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दी गई है, संख्या 17 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। यानी ये जो 17 दे रखा है इसके विपरीत उस साइड में, यानी इधर कौन सी संख्या आएगी, वो आपसे पूछा गया। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। इनमें कोई एक अंक कॉमन दिख रहा है, लेकिन मेरे को तो यहाँ दो अंक कॉमन दिख रहे हैं, 16 और 19। अपने को तो एक अंक कॉमन ढूंढना था। अब हर बार अपने हिसाब से तो आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है जी 16 भी कॉमन है और 19 भी कॉमन है। तो इस केस में क्या होता है, जब एक या दो, इन दो पासों में कोई दो संख्याएं कॉमन आ रही हो, तो फिर क्या करोगे, जो नंबर कॉमन नहीं है, यानी जो नंबर बच गए इनके अलावा, कॉमन अंकों के अलावा जो नंबर बच गए वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। ये इसका सिंपल सा नियम है। जब किसी दो पासों में कोई दो संख्याएं अगर कॉमन आ रही हो, तो उनके अलावा जो नंबर बच गए वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। तो यहाँ 15 का अपोजिट क्या होगा, 17, और 17 का अपोजिट क्या होगा, 15। आपसे पूछा भी गया था 17 वाले के फलक के विपरीत बताओ, 17 के विपरीत क्या आएगा, 15, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, आज की स्लाइड में हमारे पास में इतने क्वेश्चन थे और हमने ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कमेंट में आप अपना कोई सुझाव है तो वो मुझे ज़रूर दें, और वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।